नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तरुण नायक। रफ्तार मीडिया में हरियाणा एग्रीकल्चर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे भी हरियाणा राज्य खेती में और राज्यों के अपेक्षा अग्रणी माना जाता है, चाहे वह अनाज की खेती हो या फलों का, सब में आगे है। आज हम बात करेंगे अमरूद के बागवानी की, जहां फतेहाबाद का एक पढ़ा लिखा किसान अमरूद की खेती कर लाखों का मुनाफा कमा रहा है और अन्य किसानों का प्रेरणा साबित हो रहा है। खेती अगर आधुनिक रूप से की जाए तो हमेशा ही लाभकारी साबित हो सकती है। रफ्तार मीडिया आज उस किसान से आपको मिलाएगा जो खेती बाड़ी करने वालों को बहुत बड़ी प्रेरणा देंगे। हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के गांव ढांड के रहने वाले चिरंजी लाल पोटलिया पुत्र बीरबल अमरूद के बाग से लाखों रुपए कमाते हैं। गांव ढांड के किसान चिरंजी लाल पोटलिया किसानों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। प्रगतिशील किसान चिरंजी लाल की उम्र 35 साल है। रफ्तार मीडिया के संवाददाता रमेश ढाका फतेहाबाद के किसान से रूबरू होकर अमरूद की खेती के बारे जानकारियां हासिल की है। चिरंजी लाल किसान ने मास्टर डिग्री कुरुक्षेत्र कैंपस से की और उसके बाद जेबीटी, बीएड, एमए करके बागवानी में रुचि बना बैठे और किसानों के लिए बार बार ट्रेनिंग संस्थानों पर जाकर जानकारी हासिल करते हैं। चिरंजी लाल ने बताया कि संपूर्ण जानकारी न होने के कारण फलों के बाग के किसान उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। किसानों को बागवानी में प्रगतिशील किसान से जाकर अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि बाग को उखाड़ना ना पड़े। जो बाग में बीमारियां आती है उनको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे बीमारियों का कंट्रोल किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान से मिलकर चिरंजी लाल किसान ने बिना यूरिया के प्रयोग किए अमरूद के बाग में केंचुआ की खाद का इस्तेमाल किया है और नाइट्रोजन की जगह दाल की फसल बोकर नाइट्रोजन की पूर्ति की। भट्ट कला क्षेत्र के एकमात्र किसान जो रखते हैं वो पूरी जानकारी सभी फसलों की व अमरूदों की बाकी की जाती है। अगर आपको भी अच्छी पैदावार लेनी हो तो ढांड गांव के इस चिरंजी लाल किसान से जरूर मिले। आइए जानते इस किसान ने कहां से ट्रेनिंग ली और अमरूद के बाग की वो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कहां से जानकारियां जुटाई है। देख रहे रफ्तार टीवी चैनल, मैं हूं रमेश ढाका। इसमें मौजूद हूं हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के गांव ढांड में। आज आपको एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिससे सम्मानित हुआ वो किसान से रूबरू कराने वाले हैं, जिसको देखकर बहुत से किसानों को प्रेरणा मिलेगी। तो अभी आपको मिलाएंगे उस किसान से जिसने परंपरागत खेती छोड़ करके बागवानी की तरफ आगे कदम बढ़ाया। तो अभी कराते आपको रूबरू उस किसान। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है प्रगतिशील किसान चिरंजी लाल गाँव ढांड से। सबसे पहले आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया की। सबसे पहले रफ्तार मीडिया चैनल को से और रमेश ढाका जी को तहे दिल से धन्यवाद, जो कि ये न्यूज़ आपको ये टीवी चैनल में आप दे रहे हैं और ये प्रगतिशील किसान के द्वारा आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चिरंजी लाल जी, ये जानना चाहूँगा, आपने परंपरागत खेती छोड़ी, बागवानी की तरफ कदम बढ़ाया। हाँ जी। अमरूद का बाग आपने लगा रखा है। हाँ जी। कैसे मन में आई, कहाँ से शुरुआत हुई इस पूरी स्टोरी की? मैंने एमए यूनिवर्सिटी कैंपस से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करने के बाद में फिर मैंने ये नौकरी के पीछे 1-2 साल तक ट्राई किया। उनके बाद में मैंने सबसे पहले आधुनिक जो खेती चल रही थी, मेरे मन में जिज्ञासा उस टाइम से ये थी, बचपन से भी, कि मैं बाग लगाऊं और बाग लगाने के बाद में जो आधुनिक खेती चल रही है उन किसानों तक ये पहुंचाऊं कि खेती करने का नज़रिया और तरीका क्या है और खेती में किसान क्यों पिछड़ रहे हैं। इसकी जिज्ञासा मेरे मन में शुरू में ही थी। उनके बाद में मैंने जब ये पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में मेरे को और ज़्यादा ही मन में जिज्ञासा हो गई, क्योंकि जो तरीका होता है ये जागरूक खेती का, वो पढ़ने के बाद में ही सबसे ज़्यादा आनंद आता है करने में। ठीक है, यानी पूरी जानकारी हो जाती है उसके बारे में। ठीक है, आपकी अगर बात करूं तो आपने अभी जो है कितने एकड़ में ये अमरूद का बाग लगाया है और कहां से जो है आपको सबसे पहले शुरुआत हुई, कहां से आपको इसके अंदर सब्सिडियां मिली?
सबसे पहले जो परंपरागत खेती कर रहे थे, उनके बाद में मैंने 1 साल तक परंपरागत खेती की। 1 साल करने के बाद में मैंने जो बागवानी विभाग फतेहाबाद है उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करने के बाद में मैंने काफ़ी टाइम तक इन्होंने मेरे काफ़ी सहायता की। फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी इनके बागवानी के बारे में जानकारी दी कि ये बागवानी आप बाग लगाने के बाद में जो परंपरागत खेती है उनमें किसान अपने आप ही ये जागरूक हो जाएंगे। खेती जो बाग लगाने के बाद में बाग में क्या इनकम होती है, क्या फसल का जो क्राइटेरिया है, उनमें जो खेती का जो कार्बन की मात्रा है उसको कहाँ तक पहुँचानी है, कहाँ तक उसका जो कार्बन की मात्रा है वो 0 लेवल पर माइनस में अभी जारी है। उसके लिए मैंने बागवानी विभाग से काफ़ी संपर्क किया और बागवानी विभाग में मेरे को श्रवण जी ने और काफ़ी सहायता मदद की मेरे को, और समय समय पर उनको जो भी ये सब्सिडी वगैरह है वो समय पर पहुँचाई और उनकी काफ़ी मदद हुई मेरे को। और बाग लगाने के बाद में मेरे को काफ़ी मन में ये इच्छा हुई कि बाग में बहुत कुछ है। किसान अगर परंपरागत खेती को छोड़कर अगर बाग लगाते हैं तो उनका उसका नज़रिया ही कुछ अलग होता है जन तक पहुंचाने के। उनके बाद में वो जिस तरह मेरा ये 4 एकड़ में बाग लगाया अमरूद का, उनमें बाग लगाने के बाद में मेरा 1-1.5 साल बाद में मेरी इनकम शुरू हो गई। और गांव में भी एरिया में उसका जो साइज है, मीठापन है, वो कुछ अलग ही हुआ। उसका मेरे को भी नहीं लग रहा था कि इतना मिठास और इतनी जल्दी ये इनकम शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाँ, उनके बाद में मैंने जो ट्रेनिंग सेंटर है अच्छे यूनिवर्सिटी हिसार है, वहाँ भी मेरे को सम्मानित किया गया। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है चिरंजीव लाल पोटलिया है गांव ढांड से, जिनको सम्मानित किया गया। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा ये रफ्तार मीडिया टीवी चैनल से आप लगातार देख रहे हैं। और कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रगतिशील किसान जैसे चिरंजीव लाल पोटलिया का जो आप मैसेज देख रहे हैं आज, ऐसी हर एक किसान को कदम टू कदम अनुसरण चिरंजीव लाल पोटलिया करना चाहिए, जिसके अंदर आप जो है अपने परिवार का पालन पोषण ही नहीं, अपने भारत देश को भी काफी ऊपर तक आप ले जा सकते हैं। कृषि प्रधान देश है हमारा। जी आगे बढ़ें। उनके बाद में मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली गई यूनिवर्सिटी हिसार में। उसके बाद में जो करनाल है सबसे बड़ा सेंटर है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, उनमें मैंने ट्रेनिंग ली बागवानी की। ठीक है। उनके बाद में जो इंडो इजराइल सिट्रस का जो सेंटर है हरियाणा का सबसे बड़ा मांगियाना, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग ली। ठीक है। वहाँ सर्टिफिकेट होगा। हाँ, वहाँ ये अच्छे यूनिवर्सिटी हिसार का है जो हाँ जो मैंने ट्रेनिंग ली। उनके बाद में मैंने करनाल भी ट्रेनिंग ली। ठीक है। करनाल लेने के बाद में मैंने जो इंडो इजराइल सिट्रस का जो सबसे बड़ा सेंटर है मांगियाना, वहाँ भी ट्रेनिंग ली। वहाँ गरुंडा है,
जो सब्जी का उत्कृष्ट सेंटर है वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग ली, सब्जी के बारे में भी मैंने ट्रेनिंग ली है। और जितने भी सेंटर है, अब सबसे पीछे रह गया ये जो भिवानी में गिगनाऊ सेंटर है जी। वो ही एक सेंटर छोड़ रखे अभी। ठीक है। उसका अभी मैं गेहूं की बिजाई होने के बाद में उसका फार्म अप्लाई करके वो वहाँ जाऊंगा। वहाँ उनके जाने के बाद में मेरे को मन में अभी इतना हो जाएगा कि बिल्कुल बागवानी में बहुत कुछ है। किसानों को यही बता रहा हूँ समय समय पर कि परंपरागत खेती को छोड़कर आप बागवानी में जितना आप रुचि लेंगे आप उतना ही ज्यादा अग्रणी होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों के अंदर किस तरीके से जो है किसान जो है चिरंजीवी लाल पोटलिया प्रगतिशील किसान है, जिन्होंने कहां कहां जाकर के जो है ट्रेनिंग ली और बारीकी से बागवानी के विषय में जाना, जड़ से लेकर के ऊपर शिखर चोटी तक उसके विषय में जाना, कैसे जो है बागवानी की खेती करना है। अमरूद का बाग इन्होंने लगाया, 4 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया, जिसके बारे में बारीकी से जानकर फिर जो है आज जो है ये लाखों रुपए सालाना ये कमा लेते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी एक प्रेरणा है। क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? क्या आपको देखकर ऐसी हर एक किसान जो है अगर बागवानी की तरफ कदम बढ़ाए, क्या किसान मालो माल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी। किसान अपने पैरों पर रखकर अगर ये परंपरागत खेती को छोड़कर अगर बागवानी की तरफ जितने ज्यादा जाएंगे, खास करके ट्रेनिंग लेके बागवानी करे, ताकि उनको किसी दूसरे की मदद न लेनी पड़े, किसी पेस्टिसाइड की दुकान पर न जाने पड़े पूछने के लिए। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा किसान ट्रेनिंग लेके ही बाग लगाए, ताकि उनको एक टू द पॉइंट उनको जानकारी के लिए कहीं इधर उधर भटकना न पड़े। यानी कि कम जानकारी की वजह से लाखों रुपए कहीं ना कहीं किसान खर्च कर देता है और उनके जो है बाग उनके नष्ट हो जाते हैं। कम जानकारी आपने जो है जिस तरीके से जगह जगह जाकर के यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है कृषि विभाग के द्वारा जागरूकता के साथ इन्होंने कदम बढ़ाया। और क्या कहना चाहिए किसानों को? किसानों को समय समय पर यही कहता हूँ कि ये बागवानी में सबसे ज्यादा रुचि रखना चाहिए, क्योंकि परंपरागत खेती काफी पहले होती थी, 20-30 साल पहले। अब का जो टाइम है वो बागवानी की तरफ रुझान जोड़े और सब्जी की तरफ है, ताकि किसान को ये परंपरागत खेती में जो नुकसान पहुंच रहे हैं वो इसकी वजह से ही हो रहा है। अभी कितना खर्च आया था 4 एकड़ का जब आपने बाग लगाया? खुद का खर्च कितना आया था? सब्सिडी कितनी मिली? किसानों के लिए जानकारी। उस टाइम तो जब मैंने 4 साल पहले 4.5 साल पहले जब मैंने लगाया था, उस टाइम सब्सिडी कम थी, 7,500 के लगभग थी, 700 के लगभग। पर अभी जो किसान है अगर लगा रहे हैं तो उनको काफी फायदा है। 43,000 के लगभग 1 एकड़ का सब्सिडी बिल्कुल 43,000, जबकि पौधों का उनका खर्च कितना है 20,000 रुपए। ठीक है, आप उनका देखो 20,000 लगाने के बाद में 23,000 बच गए। किसान को इस वजह से ये कह रही है कि बागवानी में ये सबसे ज्यादा फायदा है और रुचि लेकर ही बाग लगाई, बिल्कुल, ताकि किसान किसी एक दूसरे को भटकना न पड़े और परंपरागत खेती को छोड़कर और इतना मुनाफा कमाए, ताकि एक दूसरे को देख के और अपने आप किसान के पास आएंगे। ठीक है, ताकि किसान एक दूसरे को से जुड़कर और परंपरागत खेती ही थोड़े समय में ही बंद की जाए। बिल्कुल ठीक है।
इसकी बात करूंगा, जैसे आपने अभी अमरूद का बाग लगाया और 4 साल से लगातार आप जो है इसका फल जो है सेल भी करते होंगे, कहाँ भेजते हैं इसका और किस रेट तक जाता है अमरूद आपका? मेरा जो स्टार्टिंग था वो कम से कम 60-70 रुपए लगभग हमारे खेत से बिक जाता था शुरू में, और अभी तक यही चल रहा है। क्योंकि सबसे मेन बात ये है कि जो मैंने बाग लगाया है उसमें किसी तरह का एक भी पौधा डैमेज नहीं है। हाँ, और जो फ्रूट की क्वालिटी है, फ्रूट की हमेशा ही जो भी है फ्रूट की क्वालिटी के आधार पर ही पैसे अपने आप मिलेंगे। अमरूद कहाँ जाता है आपका? मेरा मार्केट के बाहर भी अमरूद जाता है? अब की बार है वहाँ लुधियाना और हिमाचल में गया हुआ था। हिमाचल तक भी? हाँ, हिमाचल भी गया हुआ था ये और दिल्ली, हाँ चंडीगढ़ भी गया था अब की बार। चंडीगढ़, हिमाचल, पठानकोट, वहाँ चंडीगढ़, पे। हिमाचल, हाँ, पठानकोट, पंजाब तक इनका कहीं ना कहीं अमरूद जाता है। तो वाकई हाँ। बहुत ही प्रगतिशील किसान है, जिसका मैसेज आज रफ्तार मीडिया टीवी चैनल के माध्यम से आप लगातार देख, गांव के किसी ग्रामीण से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि क्लियर हो सके कि वास्तव में ही ऐसा जागरूक किसान, ऐसा प्रगति किसान हर एक गांव के अंदर हो तो गांव के लिए बड़ी प्रेरणा दे सकता है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए, क्या संदेश रहेगा आपके अमरूद के बाग को लेकर के? जैसे आपने जगह जगह जाके ट्रेनिंग की, एक किसान परिवार से आप हैं, 4 सालों से लगातार आप ये बागवानी अमरूद का बाग की देख रेख कर रहे हैं, फल आप बेच रहे हैं, कितना रुपया भी कमा लेते हैं और क्या संदेश रहेगा? मैं सबसे पहले तो जो बागवानी विभाग के डॉक्टर सरवण सिंह जी है जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ तक जो इस स्टेज में पहुँचा हूँ जी, उनका काफी तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि मैंने इस बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने इतनी जानकारी देने के बाद में मैंने यहाँ पहुँचा हूँ, और अब किसानों को यही रूबरू करवाता हूँ समय समय पर कि वो ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में जानकारी लें और बागवानी में और सब्जियों में इनके बारे में आप उनका रुझान जोड़ें। ठीक है। ताकि आपके माध्यम से ही किसान सबसे ज्यादा जागरूक होंगे और मैं आपके सामने रूबरू होंगे। और मैं किसानों को यही कहता हूँ कि प्रगतिशील किसान है, ज्यादा से ज्यादा उनसे संपर्क जोड़े ताकि आप परंपरागत खेती को आपके माध्यम से किसानों को जानकारी होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीव लाल जी आपका। पहला विषय तो ये है कि दिल्ली में प्रदूषण जो है उसका पराली अकेला कारण नहीं है। जब धान नहीं होता तब भी दिल्ली प्रदूषित होती है, तब भी वहाँ 300 से ज़्यादा ये एक्यूआई रहता है। दिल्ली में जमुना का हाल बुरा है, डस्ट उड़ती रहती है, वाहन प्रदूषण भी है, बहुत सारे कारण हैं। इसमें दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और केजरीवाल जी की जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो सारा ठीकरा वो पंजाब के किसानों पर, हरियाणा के किसानों पर डाल देते थे, और उन्होंने दिल्ली में 2-4 एकड़ धान के अंदर पूसा डिकम्पोजर डाल के करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट की और ये कहा कि देखो इतना ज़बरदस्त चीज़ है, इससे सारी डिकम्पोज पराली हो जाती है।
अब वो डिकम्पोजर का उपयोग अगर इतना अच्छा था पंजाब में क्यों नहीं करवाते। हमने ये सही है कि थोड़ा बहुत योगदान पराली से भी प्रदूषण में है, लेकिन हरियाणा सरकार संवेदनशील है। हरियाणा के किसान भी इसकी गंभीरता को समझते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा दिल है, राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो देश की बदनामी होती है। हरियाणा के किसान, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की आम जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो, और उसके लिए हमने, हरियाणा सरकार ने और किसानों ने मिलकर बहुत सारे कदम उठाए हैं। पराली कंजम्पशन के लिए नीतियां बनाई, लगभग 80,000 मशीनरी किसानों के यहाँ बंटवाई, पराली कंजम्पशन के लिए फैक्ट्रियां लगवाई, गौशालाओं के जो पराली उपयोग में लेके आते हैं उनको इंसेंटिव दिया, 1000 रुपया जो गांव आग नहीं लगाएगा उसको प्रति एकड़ अलग से इनाम दिया। और पराली में जो किसान आग लगाता है तो उसकी मजबूरी है कि उसके पास टाइम गैप कम रहता है धान कटाई से लेकर गेहूं बिजाई के बीच में, उसके लिए भी हमने नीतियां बनाई है। 7,000 रुपये हम जो धान ना बोए प्रति एकड़ उस किसान को देते हैं, और जो धान बोना चाहता है DSR विधि से बोए, जिसमें पानी की बचत होती है 50% की, और वो बिजाई भी जल्दी होती है, जून के महीने में बिजाई हो जाती है, उस किसान को भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ हमने दिया। और लगभग 2-2.5 लाख एकड़ DSR विधि से किसानों ने धान की बिजाई की। अगले साल हमारा टारगेट है 10 लाख एकड़ में हम करेंगे। और जल्दी बिजाई होने की वजह से हमने खरीद में भी जल्दी शुरू की। 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू की। और हरियाणा में लगभग PR धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल 59 लाख एकड़ धान की खरीद हुई थी। इस बार हम यह आंकड़ा 59 लाख, और इस साल यह आंकड़ा 54 लाख की हम खरीद कर चुके हैं, 54 लाख। और ये 15 दिन पहले ही हम समझते हैं कि धान इस बार फसल एडवांस कर दी हमने, और इस ताकि किसान को खेत खाली मिल जाए, उसको आग ना लगाना पड़े, वो गेहूं की बिजाई टाइम पर कर चुके। जितने काम हमने करने थे पराली प्रबंधन में, किसानों की सहायता में, वो हमने किए हैं। और दुख की बात यह है कि हम पराली में आग नहीं लगाते, प्रदूषण नहीं करते, उसके बावजूद भी हमारे शहरों का भी दम घुट रहा है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये धुआं जो है दिल्ली जाने से पहले हरियाणा का दम घुटता है। पहला बागवानी ट्रेनिंग संस्थान उचानी करनाल में उन्होंने प्राकृतिक कृषि के बारे में जानकारी हासिल की, सर्टिफिकेट प्राप्त की। अमरूद का स्पेशलिस्ट केंद्र भूना से उन्होंने जानकारी प्राप्त की। खट्टे पदार्थ का स्पेशलिस्ट सेंटर मांगियाना सिरसा से सर्टिफिकेट प्राप्त की। 4,800 किसानों की प्रश्नोत्तरी के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर हिसार में उन्होंने सम्मान प्राप्त हासिल किया। बागवानी ट्रेनिंग संस्थान उचानी करनाल में फल उत्पादन तकनीकी, शयाना नेहवाल कृषि औद्योगिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान, विस्तार शिक्षा निदेशालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से उन्होंने केचुआ खाद ट्रेनिंग हासिल की। मधुमक्खी पालन सम्मान पत्र शयाना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान, विस्तार शिक्षा निदेशालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से उसने हासिल किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि मेले में शक्तिवर्धक कंपनी के द्वारा सम्मान पत्र भी दिया गया। गांव के ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे। चिरंजी लाल पोटलिया, प्रगतिशील किसान गांव ढांड से, जिनका आपने इंटरव्यू देखा, ग्रामीण क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। सर, आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया टीम से। धन्यवाद रमेश जी, और पूरी रफ्तार टीम का मैं ये गांव ढांड में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर, जैसे चिरंजी लाल पोटलिया जी ने खेती की, बागवानी के तरफ कदम बढ़ाया,
अमरूद का बाग है, 4 एकड़ में है, 4 सालों से सेवाएं कर रहे हैं और पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे कुछ किसान ऐसे हैं, हर साल जो आत्महत्या की बात करूं, आंकड़ा किसानों का बढ़ता जा रहा है, फसलें कम होती जा रही हैं, नरमा, कपास, गेहूं, बाजरा जो भी है पिछड़ते जा रहे हैं। जैसे चिरंजी लाल कोटलिया ने जो कायम किया अमरूद का बाग, आपकी क्या राय है? क्या ये कदम बढ़ते कदम है ये आगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूं। जी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये जो आपने कहा है जी कि लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते बिल्कुल। हैं। इसका कारण यही है कि कृषि के जो बीज है या कहीं ना कहीं किसान की कमी रह जाती है जी या जो हम परंपरागत खेती जो करते आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमें उचित मूल्य नहीं मिलता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई न कोई दोषी है, चाहे वो किसान है, सरकार है या वक्त की मार है, चाहे परमात्मा की मार है, चाहे या अब की बार गुलाबी सुंडी ने नरमे को खत्म कर दिया। जी और काफी जगह जो है साल का पानी भर गया था, काफी जगह बिल्कुल। फसलें नष्ट हो गई। और मैं ये कहूंगा चिरंजी लाल के बारे में कि एक एजुकेटेड पर्सन होने के साथ साथ एक सफल किसान भी मानता हूँ इसको, क्योंकि इसने आते ही सबसे पहले जब इसने कुरुक्षेत्र से एमए की, उसके बाद जब इसके मन में आया तो इसने 1 साल के बाद 6-7 महीने के बाद हम बैठे थे तो ये बोला मुझे ना एक अलग ही खेती करनी है। तो हमने भी सोचा अभी पता नहीं अलग क्या करेगा क्या नहीं। तो इसने बागवानी की तरफ ध्यान दिया। इसने ट्रेनिंग सेंटर जाकर के जब इसने पता किया कि बागवानी के अंदर क्या है क्या नहीं, तब इसने सारा जानकारी पहले हासिल की कि इसकी लगाई कैसे हो और कैसे और कौन से फल लगाए जाए। सबसे पहले किन्नू की प्रोसीजर चल रही थी कि किन्नू लगाए जाए, लेकिन किन्नू के बाग और वो सिस्टम इतना हो गया कि अभी उसकी इतनी मार्केट नहीं थी। फिर इसने अमरूद की तरफ ध्यान दिया कि अमरूद जो है मार्केट लंबी चलेगी और काफी समय तक जो है इसकी खपत है। तो ये एक बड़ी बात थी। और ये जो जैसे इसने जो 4 एकड़ के अंदर बाग लगाए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसने जो हमारी परंपरागत खेती थी उसको चेंज करके और ये बागवानी की तरफ, इससे काफी फायदे हैं सर। ठीक है। इससे एक तो ये फायदे हैं कि इसकी इनकम तो बड़ी ठीक है। लेकिन जो हम जैसे ग्रामीण हैं उनको भी फायदा है। बिल्कुल उनको ये फायदा है कि पर्यावरण शुद्ध होता है। बिल्कुल। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी बात है कि हाँ, एक पर्यावरण शुद्धता में भी इसका योगदान है। इसके लिए इसको भी दिल से सैल्यूट करता हूँ कि जो बागवानी करते हैं, जितने भी भाई साथी जो भी किसान जो बागवानी करते हैं, उनको दिल से सैल्यूट इसलिए भी करता हूं मैं तो कि क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए पौधों के द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वो कहीं ना कहीं हर जीव को काम आती है। बिल्कुल। तो प्रदीप कोटलिया है, गांव ढांड से ग्रामीण थे, किसान भी हैं, जिन्होंने कहा है कि ऐसे जो है बागवानी की तरफ बढ़ते कदम जो है चिरंजी लाल का ये मैसेज पूरे आज भारत के अंदर रफ्तार मीडिया टीवी चैनल के माध्यम से जाएगा, जो आप लगातार देख ही रहे हैं किस तरीके जो है परंपरागत खेती को छोड़ के जो है एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां से इन्होंने जो है ट्रेनिंग ली, वहां से सम्मानित हुए, उसके बाद कैसे चिरंजी लाल कोटलिया ने परंपरागत खेती छोड़ करके जो है बागवानी की तरफ कदम बढ़ाया और आज लाखों रुपए वो कमाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे फिर ऐसे ही किसानों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। रफ्तार मीडिया टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। हरियाणा एग्रीकल्चर के इस खास पेशकश में बस आज यहीं तक के लिए। आप आगे और एपिसोड के लिए आप इंतजार करो, देखते रहें रफ्तार मीडिया।